अभी तक जो बेटा हमने बात किया फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, वहाँ तक हमने टॉपिक कवर कर लिया है। अगला टॉपिक हमारा है एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन पे आ जाइए। एस्टिवेशन, देखो एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, सेपल या पेटल का अरेंजमेंट होना, है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन बोलते हैं। सेपल या पेटल का अरेंजमेंट होना क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। अब इसमें एस्टिवेशन में पहला एस्टिवेशन कौन है बेटा, वेलवेट, वेलवेट है। दूसरा एस्टिवेशन क्या है, ट्विस्टेड। तीसरा एस्टिवेशन कौन है बेटा, इम्ब्रिकेट। ठीक है, और फोर्थ एस्टिवेशन है विग्जिलरी, है ना। फोर्थ एस्टिवेशन आपका हो गया विग्जिलरी, ठीक है। तो वेलवेट का, अभी सभी का एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। देखो वेलवेट एस्टिमेशन में क्या होता है, आप एनसीईआरटी का बुक उठा करके देख लो, वो जो जितने भी पेटल होगा, पेटल का अरेंजमेंट दिखाया गया एनसीईआरटी में, तो पेटल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, उसका मार्जिन देखो टच नहीं कर रहा है। ट्विस्टेड एस्टिमेशन में आप देखिए, एनसीईआरटी का पिक्चर उठा करके देखो बेटा, ट्विस्टेड में रेगुलर ओवरलैपिंग दिखाया गया है, एकदम सीक्वेंस में है। हर एक पेटल का एक इंड अंदर गया है और एक इंड बाहर, इन आउट इन आउट इन आउट, रेगुलर पैटर्न चला है। इम्ब्रिकेट में इरेगुलर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इरेगुलर इसमें होता है बेटा अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। और विग्जिलरी में क्या होता है, दो छोटे छोटे आपको बनाया गया है बेटा, है ना, इसको कील बोला जाता है, दो पेटल छोटा छोटा है, दोनों कनेक्टेड होता है, इसके ऊपर में दो है, इसको विंग्स बोला जाता है, और इसके ऊपर में सबसे बड़ा जो होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, है ना। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 1+2+2 अंडर ब्रैकेट, ऐसे अरेंजमेंट दिखाते हैं इसको। 2 यहाँ पे कनेक्ट है ना, ये विंग्स कील हो गया, ये विंग्स हो गया, और ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। तो आपका बेटा एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि वेलवेट, वेलवेट एग्जांपल, सॉरी वेलवेट में क्या एग्जांपल दिया है बेटा, कैलोट्रोपिस, वेलवेट में एग्जांपल है आपको कैलोट्रोपिस, तो ये जरा ध्यान रखो। अच्छा, उसके बाद फिर ट्विस्टेड है, तो इसका चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा। इम्ब्रिकेट का एग्जांपल में आपकी एनसीईआरटी के ने क्या लिखी है, कैसिया और ग्लूमोज, इसके लिए जीसी याद रखो, जीसी बेस पेयर होता है ना ग्वानिन साइटोसिन वाला, तो जीसी याद रखो। तो जीसी का मतलब क्या हो गया कि जी मतलब हो गया आपका जाकर के बेटा गुलमोहर, और सी मतलब हो गया कैसिया। तो ये एग्जांपल याद रखो। विग्जिलरी एस्टिवेशन में बेटा पी है, पी हो गया, बीन्स हो गया, ये सब एग्जांपल आता है विग्जिलरी। ये विग्जिलरी एस्टिवेशन सिर्फ कहाँ पे पाया जाएगा, पी फैमिली, पी फैमिली किसको बोलते हैं, फैबेसी फैमिली को बोलते हैं। तो ये आपका एस्टिवेशन के बारे में कॉन्सेप्ट रहा। अगला टॉपिक आएंगे प्लासेंटेशन पे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लासेंटेशन के बारे में। आइए प्लासेंटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए प्लासेंटेशन में देख लीजिए, प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, है ना। जैसे हम फ्रूट को कट करते हैं, तब फ्रूट में देखिए ना, वाटरमेलन को अगर आप कट करें तो वाटरमेलन में देखो किस तरीके से पैटर्न है, सीड का अरेंजमेंट। तो सीड क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल ही फर्टिलाइज होकर के सीड बनाता है, और फ्रूट क्या है, ओवरी। तो हम कह सकते हैं सीड के अंदर में, सॉरी फ्रूट के अंदर में सीड का अरेंजमेंट होना, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ओवरी के अंदर में ओव्यूल का अरेंजमेंट होना, यही कहलाता है प्लासेंटेशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल का अरेंजमेंट। अब ये आपकी एनसीईआरटी ने 5 टाइप का प्लासेंटेशन दिया है। पहला है बेटा मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल है। दूसरा प्लासेंटेशन कौन है बेटा,
एक्जाइल है, एक्जाइल प्लासेंटेशन है। थर्ड प्लासेंटेशन कौन है बेटा? तो थर्ड आपका दिया है पेराइटल, पेराइटल। फोर्थ प्लासेंटेशन कौन है? फोर्थ आपका जो है वो है फ्री सेंट्रल। देख ध्यान रखना, एक्जाइल, एनसीईआरटी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है सेंट्रल प्लासेंटेशन, तो सेंट्रल इसी को बोलते हैं, एक्जाइल को ही सेंट्रल बोलते हैं। यहीं से आप हटा दोगे वो एक्जाइल को तो फ्री सेंट्रल बन जाएगा। और लास्ट जो है पांचवा जो है बेटा वो बेसल प्लासेंटेशन है, बेसल प्लासेंटेशन है। ध्यान रखना है ये आपको चीजों को, ठीक है। अब मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जांपल याद रखो, मटर, ठीक है ना, इसका पी, ठीक है। एक्जाइल प्लासेंटेशन के लिए आपको याद रखना है टीएलसी, टोमेटो लेमन चाइना रोज, ठीक है, ओके। फ्री सेंट्रल में डीपी, डाइएंथस प्राइमरोज। बेसल में एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी से याद रखो, मारीगोल्ड और सनफ्लावर, ठीक है ना, ओके। और पेराइटल प्लासेंटेशन में याद रखो मस्टर्ड आर्जिमो, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसका हो गया बेटा, आप देख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। मार्जिनल का पी है, टीएलसी मतलब हो गया टोमेटो लेमन चाइना रोज, ये आपको एक्जाइल प्लासेंटेशन में मिलेगा। पेराइटल का मारीगोल्ड और सॉरी मस्टर्ड आर्जिमोन है ना, मस्टर्ड आर्जिमोन ये पेराइटल में हो जाएगा। फ्री सेंट्रल में डाइएंथस प्राइमरोज हो जाएगा, और बेसल में हो गया मारीगोल्ड और सनफ्लावर। तो इतना याद रखो। याद रखना पेराइटल प्लासेंटेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फॉल्स सेप्टम बनता है, फॉल्स सेप्टम बनता है, फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। एक्जाइल प्लासेंटेशन ये मल्टी लॉकुलर है, मल्टी लॉकुलर, ठीक है, ये बात याद रखना है आपको, मल्टी लॉकुलर। फॉल्स सेप्टम कहां बनता है ये बहुत पूछा जाता है। फॉल्स सेप्टम का मतलब क्या होता है, उसके फ्रूट के अंदर में, ओव्यूल के अंदर में कोई सेप्टम नहीं होता। जब फ्रूट बनता है ना तो फ्रूट के अंदर में ओव्यूल बनता है, वहां पे कोई सेप्टम नहीं होता है, लेकिन फॉल्स सेप्टम कुछ एक ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे फॉल्स सेप्टम बोलते हैं, रेपलम उसको बोला जाता है ना। तो ये फॉल्स सेप्टम कहां बनता है, पेराइटल प्लासेंटेशन में। एक्जाइल प्लासेंटेशन में मल्टी लॉकुलर कंडीशन होगा, देखो वहां पे लोक्यूल का मतलब होता है चैम्बर ऑफ ओवरी, है ना, तो बहुत सारे चैम्बर रहेंगे तो उसको मल्टी लॉकुलर कंडीशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जाकर के बेटा प्लासेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अब आपको बात करना है फ्रूट के बारे में, और फ्रूट के बारे में बात कर लेंगे और सीड के बारे में बात करें। तो आइए फ्रूट और सीड को जल्दी से खत्म करेंगे, उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा फैमिली। आइए थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, कपड़ा में थोड़ा और 1 मिनट। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, खाली थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है हमारे पास, इसके लिए दिक्कत आती है। कुछ नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एक समय डिजिटल बोर्ड भी आपके लिए ले आएंगे, ठीक है। आपका खाली थोड़ा सा वॉच टाइम व्यूज बढ़ना चाहिए। हम फ्री में अगर कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगेगा हमको। आइए हम बात कर रहे हैं फ्रूट के बारे में, फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रूट का क्या होता है, मैंने बोला कि जो ओवरी है ना, ओवरी ये बनेगा फ्रूट, ठीक है। और ओव्यूल क्या बनता है, ओव्यूल क्या बनता है बेटा, तो ओव्यूल बनता है सीड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओवरी राइपेंड होकर के, यानी कि फ्रूट क्या है, मैच्योर ओवरी है या राइपेंड ओवरी है, और सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए फ्रूट के 2 पार्ट होता है, फ्रूट में बेटा 2 पार्ट है। एक तो आपका रहेगा सीड नीचे रहेगा, अंदर में सीड रहेगा, तो सीड एक अलग ही चीज है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ्रूट का जो वॉल होता है उसको पेरिकार्प कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है। और एनसीईआरटी बोलती है कि पेरिकार्प का 3 पार्ट होता है। जैसे मैंगो देख लीजिए, तो मैंगो का जो छिलका होता है उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, है ना। एपिकार्प मतलब हो गया बाहर का जो लेयर हो गया, बीच में होता है मीजोकार्प, और जहां पे कार्प वर्ड लगा हुआ, कार्प का मतलब होता है फ्रूट।
लास्ट जो हो गया आपका बेटा वो एंडोकार्प हो गया, लास्ट हो गया आपका एंडोकार्प। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ये 3 फ्रूट बॉल है, तीनों को मिला करके हम पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें आप सुन लीजिए जो ध्यान रखना है आपको। फ्रूट में अगर ओवरी से फ्रूट बना है तब तो ठीक है, उसको ट्रू फ्रूट कहा जाएगा। लेकिन अगर ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से, जैसे थैलमस से आपने देखा होगा पियर में, या स्ट्रॉबेरी है, या फिर आप उसमें देखा होगा आपने क्या बोलते हैं उसको, मलबेरी में देखा होगा, एप्पल में देखा होगा, यहाँ पे ओवरी के अलावा वहाँ थैलमस से फ्रूट बन जा रहा है। तो अगर ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से फ्रूट बनता है तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट लिख लीजिए। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, इसमें लिखेंगे फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी। ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से फ्रूट अगर बन जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं बेटा। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी। एक होता है बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं, देखिए अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा, ठीक है। फ्रूट है, फ्रूट के अंदर में सीड होता है, तो सीड कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसमें सीड नहीं बनेगा। यानी कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। तो फ्रूट तो बना है उसमें लेकिन सीड नहीं बना है। तो यानी कि जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है वो ऐसा ही फ्रूट होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। तो फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं रहेगा, इसका मतलब ये सीडलेस फ्रूट होता है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसा होता है बेटा, इसके ब्रैकेट में ही लिख लो, ये सीडलेस फ्रूट होता है, सीडलेस फ्रूट होता है, बराबर है। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, जैसे फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होता है, एप्पल। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल रखिएगा एप्पल, पियर, मलबेरी वगैरह, ये सब एग्जाम्पल होता है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखिए आप। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, जैसे बनाना हो गया आपका, है ना, ग्रेप्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पिक और ये आपका फॉल्स फ्रूट याद रखिएगा। एक चीज होता है बेटा ड्रूप फ्रूट, है ना। आइए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, इतना जरा स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसको फट से। चलो आगे हम बात करेंगे। आइए एक चीज होता है जिसको टर्म बोलते हैं ड्रूप फ्रूट, क्या होता है आइए देखिए, इसको ध्यान से देखते रहिए सारी चीजों को। एक आएगा टर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट, है ना, ड्रूप। तो पहले तो एग्जाम्पल इसका याद रखिए, मैंगो एंड कोकोनट। और भी एग्जाम्पल है लेकिन मैंगो और कोकोनट याद रखो, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल आपकी दी गई है, मैंगो और कोकोनट। देखो ड्रूप फ्रूट क्या होता है, जिसका एंडोकार्प हार्ड होता है। जैसे मैंगो खाते हो तो मैंगो का अंदर वाला जो गुठली होता है वो एक्चुअली में फ्रूट का पार्ट है, क्योंकि सीड उसको तोड़ने के बाद जब गुठली को तोड़ोगे तो उसके अंदर व्हाइट कलर का पार्ट निकलेगा, वही सीड होता है। तो जो अंदर का लेयर है, जो गुठली है मैंगो का, वो एंडोकार्प है, वो हार्ड है। अच्छा, ऐसे ही नारियल में देखते हैं, नारियल का ऊपर का फाइबर को अगर निकाल दें हम तो नारियल का अंदर वाला पार्ट हार्ड और स्टोनी होता है। तो ड्रूप फ्रूट में पहला पॉइंट याद रखो, हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है बेटा ड्रूप फ्रूट के लिए, कि ये मोनोकार्पेलरी ओवरी से डेवलप करता है ना। इसमें मोनोकार्पेलरी ओवरी होता है, ठीक है, मोनोकार्पेलरी ओवरी होता है, ठीक है। और तीसरा बेटा आपको याद रखना है, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट याद रखिए। ये तीनों पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अगर कुछ बताया तो उसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। मोनोकार्पेलरी हो गया, और इसमें जो है बेटा सुपीरियर ओवरी होता है, ओवरी होता है,
मतलब सुपीरियर ओवरी हो गया, यानी कि कौन सा कंडीशन हो गया, इस तरीके से हो गया, थैलेमस नीचे आ गया, गाइनोसियम ऊपर चला गया, तो हाइपोगाइनस कंडीशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो ड्रूप फ्रूट में एंडोकार्प हार्ड रहेगा, हार्ड स्टोनी एंडोकार्प, मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप करेगा, सुपीरियर ओवरी रहेगा। ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो आपका फ्रूट पॉइंट भी आपका कवर हो गया। मैंगो का याद रखना, मीजोकार्प एडिबल होता है, और कोकोनट का जो हम पार्ट खाते हैं, जैसे कोकोनट का नारियल का पानी जो हम पीते हैं वो एंडोस्पर्म है बेटा, है ना। और जो व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं वो भी एंडोस्पर्म है। जो व्हाइट वाला नारियल का पार्ट खाते हैं उसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहा जाता है, जो नारियल का पानी हम लोग पीते हैं उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। तो याद रखो कि एंडोस्पर्म किसका एडिबल पार्ट है, कोकोनट का। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर का, सीड। ठीक है, तो सीड पे आ जाते हैं हम लोग। सीड में कुछ भी बात नहीं है, ध्यान रखना। सीड जो है बेटा, सीड में अगर आप देखोगे तो सीड में भी देखो आप, एक तो सीड कोट की बात करोगे, सीड कोट की बात करोगे, ठीक है, जिसमें दो चीजें होती है, एक टेस्टा है और टेगमेन है। टेगमेन है तो ये आउटर लेयर है, आउटर कवर है, और ये इनर है। देखिए जब ओव्यूल है तो ओव्यूल के ऊपर में इंटेगुमेंट होता है, इंटेगुमेंट में भी दो इंटेगुमेंट होता है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाएगा और इनर इंटेगुमेंट टेगमेन बनाता है। तो ये आउटर और इनर दो लेयर, थोड़ा सा ये थिक होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, ये हल्का सा थिन लेयर होता है। तो ये सीड की कवरिंग हो गई। अब चने को खोल करके देखिए, चने में दो आपको लेयर दिखाई देगा, ठीक है, बाहर से ब्राउन कलर का, हल्का व्हाइटिश कलर का अंदर के एक लेयर दिखाई देगा, टेगमेन चिपका हुआ रहता है तो टेस्टा के साथ, तो वो जरा क्लियर कट नहीं दिखाई देता। तो ये बात है। तो सीड के दो कवर हो गए, दो लेयर हो गया, इसके बाद मैंने बता दिया। अब दूसरी बात देखिए बेटा, एक चीज लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में कि एक हाइलम होता है। तो अभी मैंने बताया कि हाइलम क्या होता है। तो हाइलम मैंने बताया ना कि ओव्यूल जहां से कनेक्ट होता है जिस पॉइंट से फ्यूनिकल के द्वारा। तो अगर हम सीड बनाए तो एनसीईआरटी ने सीड को उल्टा बनाया हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ना, लेकिन मैं सीड को सीधा बना रहा हूं। तो ऊपर में माइक्रोपाइल चला गया और इधर आ गया हाइलम। तो ये हाइलम का पोजीशन हो गया, ठीक है, और ये माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। तो आप बताओ माइक्रोपाइल क्या है, एवब है, और नीचे कौन है, हाइलम। तो माइक्रोपाइल हाइलम के एवब होता है, पर वो डायग्राम से आपको देखने में उल्टा लग रहा होगा एनसीईआरटी का पिक्चर, है ना। तो आप समझिएगा माइक्रोपाइल का पोजीशन एवब द हाइलम होता है। हाइलम इज ए स्कार, ये छोटा सा ये धब्बा है ना, ये निशान जैसा, स्कार का मतलब छोटा सा एक निशान जैसा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा एक पॉइंट याद रखो बेटा, मोनोकॉट जो सीड है वो सारा का सारा सीड कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। एक्सेप्शन है, सारा का सारा मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्मिक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन, एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्चिड, और ये भी मोनोकॉट है, ये भी इसी कैटेगरी से आएगा, मोनोकॉट से ही आएगा, लेकिन ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि सारा का सारा मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक है एक्सेप्ट ऑर्चिड, क्योंकि ऑर्चिड जो है ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, लेकिन ये है मोनोकॉट। और डाइकॉट में देखो, इन जनरल अगर डाइकॉट की बात करोगे तो डाइकॉट सीड क्या होता है, डाइकॉट सीड के बारे में हम बोलेंगे ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, नॉन स्पर्मिक है। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं कैस्टर। तो कैस्टर क्या है बेटा, एंडोस्पर्मिक है। क्या आपको समझ में आया? कैस्टर जो है डाइकॉट है पर एंडोस्पर्मिक। तो पूछेगा कि कौन सा डाइकॉट प्लांट एंडोस्पर्मिक है, आपको याद रखना है कैस्टर। मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक, ऑर्चिड। ऐसे जनरली मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होता है जिसमें एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म स्टार्च होता है, ठीक है। आप 2-3 पॉइंट याद रखो, सिंगल कोटाइलेडन मोनोकॉट में होता है, एक ही कोटाइलेडन सिंगल। तो वो सिंगल कोटिलेडन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्यूटेलम को।
स्क्यूटेलम। आप देख लीजिएगा पिक्चर बनाया गया है मेज का आपके एनसीईआरटी में, वहाँ स्क्यूटेलम लिखा गया है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था एपीएमटी में कि स्क्यूटेलम इज इक्विवेलेंट टू सिंगल कोटिलीडन। एक ही कोटिलीडन होता है ना, तो उसी को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। अब इस कोटिलीडन में एक इम्ब्रियो है, आप देखिएगा पिक्चर में आपको दिखाया गया है इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो में दो पार्ट दिखाया गया है, एक रेडिकल है और एक प्लीम्यूल है। रेडिकल के ऊपर में बेटा क्या होता है, सॉरी नीचे रेडिकल बनाओ, ऊपर में प्लीम्यूल बनाओ। प्लीम्यूल के ऊपर में क्या होता है, कोलियोप्टाइल। चलो ऊपर लिख देता हूं, कोलियोप्टाइल। और रेडिकल के ऊपर में क्या होता है, कोलियोरीजा। ठीक है, रेडिकल के का जो शीथ होता है, जो कवरिंग है, उसको कोलियोरीजा बोलते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। रेडिकल का जो शीथ होता है उसको कोलियोरीजा, और प्लीम्यूल का शीथ को हम लोग कोलियोप्टाइल। प्लीम्यूल शूट सिस्टम बनाएगा बेटा और रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा। सो यहां तक के आज मैंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो हो गया आपका कंप्लीट, सीड तक मैंने पॉइंट को कवर कर दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपनी सपोर्ट हमें हमारे ऊपर बनाए रखिए। वीडियो में व्यूज़ कम आने की वजह से हम रेगुलर वीडियो अपडेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपकी सपोर्ट रहेगी, वीडियो में थोड़ा व्यूज आएगा, लाइक्स आएंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए मिलते हैं, लास्ट वीडियो हम करेंगे अगले क्लास में जो हमारा फैमिली से रिलेटेड हो, तो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।